नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बीए भाग प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके बारे में कौन कौन से सिद्धांत प्रचलन में है। तो राज्य की उत्पत्ति की बात यदि हम करें तो इसमें कोई एक मत नहीं है। विभिन्न विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मत प्रस्तुत किए और उन्हीं के विचारों के आधार पर राज्य की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत भी हमें पढ़ने को मिलते हैं। वैसे प्रारंभ से ही व्यक्ति जिज्ञासु रहा है, इसलिए प्राचीन काल से ही या आदिम काल से ही हम यूँ कहें, उसके बाद की परिस्थितियाँ क्या रही और उन परिवर्तित परिस्थितियों में राज्य नामक संस्था का अस्तित्व कैसे हुआ, ये सभी जानना चाहते हैं और इसकी खोज भी इसीलिए की गई। तो राज्य की उत्पत्ति को लेकर सामान्यतः यदि देखें तो बहुत सारे सिद्धांत प्रचलन में हैं, जिनमें दैवीय सिद्धांत है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत जिसका जिक्र हमने किया, और सामाजिक समझौता सिद्धांत है, ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न सिद्धांत हैं, लेकिन उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत और हमें सार्थक में नज़र आता है वो है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत क्या है, उससे पहले जैसे मैं ये बताना चाहूँगी, दैवीय सिद्धांत है। उन्होंने ये माना कि देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की देन है, या हम यूँ कहें कि राज्य की उत्पत्ति देवताओं के कारण से हुई है। सामाजिक समझौता सिद्धांत वाले ये कहते हैं कि विभिन्न लोगों ने मिलकर समझौता किया, इसलिए राज्य अस्तित्व में आया। हॉब्स, लॉक और रूसो इसके प्रमुख प्रतिपादक भी माने जाते हैं। इसके अलावा पैतृक सिद्धांत, मातृक सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसने राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या की, लेकिन हम किसी भी सिद्धांत को व्याख्या के रूप में सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ऐतिहासिक सिद्धांत है या विकासवादी सिद्धांत है, ये हमें ज़्यादा उचित जान पड़ता है। इसीलिए गार्नर ने भी कहा कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, और न परिवार का ही विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है और इसी के आधार पर यह कहा गया कि राज्य विकास का परिणाम है। तो राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के द्वारा ही की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास एक लंबे समय से चला आ रहा है और आदिकालीन समाज से क्रमिक विकास करते करते इसने वर्तमान में राष्ट्रीय राज्य के स्वरूप को प्राप्त किया। बर्गेस की एक परिभाषा है जो यहाँ समीचीन जान पड़ती है, और उन्होंने ये कहा, राज्य मानव समाज का निरंतर विकास है जिसका प्रारंभ अत्यंत अधूरे और विकृत किंतु उन्नतिशील रूपों में अभिव्यक्त होकर मनुष्यों के एक समग्र एवं सार्वभौम संगठन की ओर विकास हुआ है। जिस प्रकार भाषा प्राणियों की अर्थहीन बड़बड़ाहट से निकली है, ठीक इसी प्रकार राज्य की उत्पत्ति बहुत प्राचीन और इतिहास से परे असभ्य समाज से हुई है। तो राज्य कब अस्तित्व में आया, किस प्रकार अस्तित्व में आया, यह बताना तो बहुत कठिन है हालांकि, क्योंकि इस संबंध में प्रसिद्ध समाजशास्त्री समनर और केलर ने अपनी पुस्तक द
द साइंस ऑफ सोसाइटी में भी कहा है कि यह कहना राज्य किस समय सबसे पहले दिखाई दिया उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार यह कहना कि कब नैतिक नियम कानून बने, या बच्चा कब युवक हुआ, या युवक कब एक प्रौढ़ बन गया। तो सामाजिक संस्थाओं के समान ही विभिन्न परिस्थितियों के सहायता पाकर और अनेक तथ्यों से प्रभावित होकर राज्य आविर्भूत हुआ है। राज्य के विकास का क्रम एक सा नहीं रहा है, जैसा कि सभी जानते हैं। प्रकृति, परिस्थिति और स्वभाव, भाषा और राजनीतिक चेतना के समान ही राज्य का विकास भी धीरे धीरे ही हुआ है, और इस विकास क्रम के अंतर्गत समय समय पर राज्य के विकास को विभिन्न तत्वों द्वारा प्रभावित किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है, राज्य का विकास किसी एक सीधी सपाट दिशा में नहीं हुआ, उसमें भी कई उतार चढ़ाव आए, और उसके विकास के क्रम में बहुत सारे तत्वों का योगदान रहा है। फिर भी हम उन प्रभावों को जिनसे राज्य के विकास में ज़्यादा सहायता मिली, उन्हीं की चर्चा यहाँ करेंगे। और ये सहायक प्रमुख तत्व इस प्रकार कहे जा सकते हैं, जैसे मूल सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधियाँ और राजनीतिक चेतना इसमें शामिल किए जा सकते हैं। मूल सामाजिक प्रवृत्ति सबसे पहला यदि बिंदु हम लें तो राज्य के विकास में संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व मनुष्यों की मूल सामाजिक प्रवृत्ति ही है। अरस्तु ने मानवीय प्रकृति का चित्रण करते हुए कहा है कि यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में न रह सकता हो अथवा जिसे समाज की आवश्यकता ही न हो क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है, तो उसे मानव समाज का सदस्य मत समझो, वह जंगली जानवर या देवता ही हो सकता है। तो सामाजिक प्रकृति वाले ये मनुष्य जब साथ साथ रहें तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की अनेक पेचीदगियां सामने आई, और इन समस्याओं के सहज स्वाभाविक हल के रूप में स्वतः ही राज्य का उदय हो गया। प्रारंभ में मानव जीवन नितांत सरल होने के कारण राज्य का स्वरूप भी सरल ही था, लेकिन जैसे जैसे मानव जीवन जटिल होता चला गया, वैसे वैसे राज्य के जीवन में भी व्यापकता और जटिलता ने प्रवेश कर लिया। तो मनुष्य की मूल सामाजिक प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप ही राज्य अस्तित्व में आया, यानी राज्य के विकास क्रम में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी तरह हम दूसरा देखें तो वो है रक्त संबंध। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि सामाजिक संगठन का प्राचीनतम रूप रक्त संबंध पर आधारित था, और रक्त संबंध एकता का प्रथम और दृढ़तम बंधन रहा है। एक आंग्ल कहावत भी सुनी होगी आपने कि खून पानी से गाढ़ा होता है। ये सिद्धांत इसी तथ्य पर आधारित भी है। प्रारंभिक समय में जो बात व्यक्तियों को पास में लाती थी और एक दल के रूप में संगठित होने के लिए प्रेरित करती थी, वह सामान्य उत्पत्ति में विश्वास ही था, और परिवार प्राचीनतम तथा निकटतम रक्त संबंध की इकाई था। यद्यपि यह प्रश्न विवादास्पद है कि कबीला, कुल या परिवार में पहले कौन अस्तित्व में आया, लेकिन इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि परिवार के स्पष्ट व्यक्ति नियंत्रण के आधार पर ही राज्य की स्थापना हुई होगी। और इस संबंध में हेनरी मैन ने सही लिखा है बिल्कुल, जो ये कहते हैं कि समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम
गवेषणाएं इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती है कि समूहों को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही था। आगे चलकर जब जनसंख्या की वृद्धि के कारण कुटुंब का आकार बढ़ा तथा जाति और कुल बने, तब समाज का जन्म हुआ। और इस संबंध में मैकाइवर का कथन, जिन्होंने ये कहा, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, ये बहुत ही सही जान पड़ता है। यह कहना बहुत कठिन है कि परिवार ने किस प्रकार राज्य को जन्म दिया। और प्राचीन काल में संभवतया रक्त संबंध माता से जाना जाता था और बहुपति प्रथा व अस्थायी वैवाहिक संबंध भी प्रचलन में थे। किंतु कालांतर में कृषि के आविष्कार के कारण व्यक्तियों ने एक विशेष स्थान पर स्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर दिया। कृषि कार्य में स्थायी रूप से पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता होने के कारण विवाह पद्धति का भी प्रचलन हुआ और धीरे धीरे पुरुषों की प्रधानता बढ़ने लगी। इस प्रकार पहले कुटुंब, फिर कुल, फिर समाज तथा बाद में राज्य अस्तित्व में आया। परिवार के पिता का अधिकार परिवार के सदस्यों पर पूर्णतया अक्षुण्ण था। परिवार ने कुलपति या परिवार का जो कुलपति था वो बाद में कबीले का सरदार बना और अपने में धार्मिक, प्रशासनिक, नैतिक और न्यायिक अधिकारों को शामिल कर लिया। और आगे चलकर कुटुंब, कुल या कबीले के प्रधान तत्व ने सामंतशाही का रूप ले लिया और फिर आधुनिक समाज अस्तित्व में आया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि न केवल मूल प्रवृत्ति व्यक्तियों की, वरन इसके साथ साथ रक्त संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण आधार स्तंभ थे, जिनके आधार पर या जिस पर धीरे धीरे राज्य नामक संस्था का विकास हुआ और वो वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आई। इसी के साथ जो अगला है तत्व, जिसको हम महत्वपूर्ण कह सकते हैं, वो है धर्म। तो धर्म का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और धर्म वो महत्वपूर्ण, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि व्यक्तियों का विश्वास अत्यधिक होता है धर्म में। कोई भी कार्य, चाहे वो राज्य के विकास में सहायक हो, उसमें धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति धर्म के कारण ही आपस में जुड़ा और एक संगठित इकाई के रूप में हमें प्रारंभिक स्वरूप में दिखाई देता है। तो धर्म भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार राज्य के विकास में धर्म के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो प्रारंभिक समाज में धर्म और राजनीति परस्पर घुले मिले थे। धर्म ने व्यक्तियों को राजनीतिक रूप से संगठित किया और उन्हें आज्ञा पालन व अनुशासन का पाठ पढ़ाया। राज्य के विकास में धर्म का यह महत्व केवल प्रारंभिक समाज तक ही सीमित नहीं था। आज भी पाकिस्तान, सऊदी अरब और अफ़गानिस्तान जैसे राज्य में धर्म और राजनीति में गहरा संबंध है और राजनीति धर्म पर आधारित है। इसी तरह से चौथा तत्व लेंगे शक्ति। शक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व रहा है राज्य संस्था के विकास में। पहले सामाजिक व्यवस्था थी, जिसे राजनीतिक अवस्था में परिवर्तित करने का कार्य युद्ध के द्वारा ही किया गया। मनुष्य स्वभावतः दूसरों पर आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, ये हम सभी जानते हैं। और संघर्ष एवं आक्रमण की प्रवृत्ति भी मनुष्यों की मूल प्रवृत्तियों में से एक रही है। मानवीय विकास के प्रारंभिक काल में ये प्रवृत्तियाँ बहुत अधिक सक्रिय थीं। कृषि तथा व्यवसाय की उन्नति के साथ
जब लोग निश्चित स्थानों पर बस गए तो निजी संपत्ति की धारणा का उदय हुआ। ऐसी स्थिति में निवास स्थान तथा संपत्ति की रक्षार्थ युद्ध होने लगे और युद्ध ने नेतृत्व के महत्व को जनता के सामने रखा। लोग सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता रखने वाले शक्तिशाली व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार करने लगे। इस नेता की अधीनता में एक कबीला दूसरे कबीले पर आधिपत्य जमाने की चेष्टा में संलग्न रहा और संघर्ष की इस प्रक्रिया में विजयी कबीले का सैनिक सरदार राजा बन बैठा। बलपूर्वक शक्ति ने प्रभुसत्ता का रूप धारण किया और शासक के प्रति भक्ति तथा निष्ठा की भावना का जन्म हुआ। इस प्रकार युद्ध में या युद्ध से राज्य की उत्पत्ति भी हुई। कहा भी गया है कि युद्ध से राजा का जन्म होता है। गेटल की परिभाषा यहाँ बहुत ही उचित जान पड़ती है, जिन्होंने ये कहा कि यह कथन कम से कम अर्ध सत्य अवश्य है, क्योंकि सत्ता तथा कानून की आवश्यकता को जन्म देने तथा पारिवारिक संगठन को अधिकाधिक राजनीतिक स्वरूप देने में सैनिक कार्रवाई विशेष रूप से सहायक सिद्ध हुई। अगला है आर्थिक गतिविधियाँ। पांचवा तत्व महत्वपूर्ण तत्व के रूप में माना जाता है। राज्य की उत्पत्ति और विकास में आर्थिक गतिविधियों का भी प्रमुख हाथ रहा है। जैसा कि गेटल ने भी लिखा है कि आर्थिक चेष्टाएं जिनके द्वारा मनुष्य ने मौलिक आवश्यकताओं की संतुष्टि की तथा बाद को संपत्ति और धन का संचय किया, राज्य के निर्माण में आवश्यक तत्व रहा है। राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है, ये उक्ति सही जान पड़ती है और कार्ल मार्क्स ने आर्थिक गतिविधियों को ही राज्य की उत्पत्ति के पीछे महत्वपूर्ण कारण भी माना था। आदिम काल से अब तक मनुष्य 4 आर्थिक अवस्थाओं में से होकर गुजरा है, जिनमें पहली है आखेट अवस्था। इस अवस्था में मनुष्य के जीवन का एकमात्र साधन शिकार था और इसी कारण मनुष्य का जीवन अस्थिर, असंगठित तथा भ्रमणशील था। दूसरा पशुपालन। इस अवस्था में मनुष्य पशु पालकर अपना गुजारा करते थे और इस अवस्था में भी उनका जीवन भ्रमणशील ही था, किंतु उनमें सामूहिकता और संगठन का अंश आ गया। तीसरा कृषि अवस्था। इसमें जीवन का आधार कृषि हो जाने पर मनुष्य निश्चित स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगे और इससे निजी संपत्ति का उदय हुआ। समाज में वर्ग पैदा हो गए और संघर्ष भी बढ़े। ऐसी स्थिति में कानून, न्यायालय और राजनीतिक सत्ता की स्थापना हुई। अगला आज की औद्योगिक अवस्था है, जिसमें आर्थिक जीवन के जटिल और विशाल ढांचे ने राष्ट्रीय राज्यों को जन्म दिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह आर्थिक विकास के साथ मनुष्य के राजनीतिक संगठन में भी परिवर्तन हुए हैं और आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव का ये स्पष्ट प्रमाण है जिससे कि राज्य का विकास हुआ। अंतिम है इसमें राजनीतिक चेतना। राज्य के विकास में योग देने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व राजनीतिक चेतना है। राजनीतिक चेतना का तात्पर्य उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जागरूकता है जिनके हेतु राज्य की स्थापना की जाती है। तो अनेक विद्वानों ने राज्य के विकास में राजनीतिक चेतना को सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार किया और ये कहा कि जब व्यक्ति किसी निश्चित प्रदेश पर बस गए और उनके द्वारा अपनी आजीविका के स्थायी साधन प्राप्त कर लिए गए, तो उनकी यह स्वाभाविक इच्छा हुई कि लोग उनके साधनों को हड़प न ले और परिणाम स्वरूप नियमों की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी और यही राजनीतिक चेतना का मूल था। तो प्रारंभ में यह राजनीतिक चेतना अप्रकाशित एवं अव्यक्त रूप में थी। सभ्यता के विकास के साथ साथ यह प्रकाशित तथा व्यक्त होने लगी और इसी के साथ शासन, अनुशासन, युद्ध आदि के लिए अब राजनीतिक संगठन की आवश्यकता और भी स्पष्ट हो गई। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों में शक्ति की आकांक्षा भी बढ़ी और सैनिक कार्यवाहियों द्वारा वे अधिकाधिक शक्ति की प्राप्ति करने लगे। युद्ध में विजयी नेता राजा हो गए और उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो इस तरह शासन और कानून का जन्म हुआ और राज्य मूर्त रूप से हमारे सामने आया।
धन्यवाद।